गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्याविहार स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले समय हमने चैप्टर फर्स्ट पर बात कर रहे थे विज्ञान में। चैप्टर फर्स्ट था रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पिछली बार मैंने लास्ट टाइम जो क्लास ली थी उसमें आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं और उनके समीकरणों को किस प्रकार से लिखा जाता है, और समीकरणों में जगह जगह पर लिखे गए एस, जी, एल, ए, क्यू ऐसे शब्दों का क्या अभिप्राय होता है, समीकरण किस प्रकार से संतुलित समीकरण लिखा जाता है। संतुलित समीकरण हम फिर करना सीखेंगे एक बार बाद में। अभी हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की, इसके लिए हमने लास्ट टाइम पढ़ रखी थी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हमने पढ़ा था जब यह दो या दो से अधिक क्रियाकारक जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं, जुड़कर एक नया उत्पाद बनता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। जिसमें जैसे कार्बन को जलाने पर या कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, उसी प्रकार हाइड्रोजन और गैस के संयोजन से जल का निर्माण होना, ये थी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में कुछ अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रिया होती हैं, अब यहाँ पर हमें संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ संयोजन अभिक्रिया इन अभिक्रियाओं को क्या कहता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रियाओं के साथ साथ हम यहाँ पर बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पर। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बात करते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया उन अभिक्रियाओं को कहा जाता है जिन अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान संयोजन से या वियोजन से या फिर विस्थापन से किसी प्रकार से ऊष्मा का उत्सर्जन होना, ऊष्मा का बाहर निकलना, ऊष्मा का उत्सर्जन होना, ऊष्मा जब उत्सर्जित होती है ऊष्मा का निकलना ही कहलाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रिया जहां पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है अर्थात ऊष्मा निकलती है यानी ऊर्जा विमोचित होती है, वहां पर कहते हैं उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे हमने कल बात कर रहे थे चूने पर। चूने को पानी में घोलने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। चूने को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में घोला जाता है, ये इस समय जो है ना, अभी इसे हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, इसे कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना। और इसे जब पानी में घोला जाता है तो पानी में घोलने पर वो बन जाता है बुझा हुआ चूना, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा गया, इस COH का वोल्टेज पढ़ा जाता है। जब चूने को पानी के साथ घोला जाता है तो उसमें क्या है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसे हम साधारणतः प्रयोग द्वारा करके भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो है चूने को पानी में घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जहां पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यहाँ पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हम इसी प्रकार के दूसरे उदाहरण पर आते हैं, जैसे मेथेन, प्राकृतिक गैस मेथेन CH4।
CH4 को मेथेन कहा जाता है। मेथेन का दहन, मेथेन को जलाने पर भी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। मेथेन को जलाने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी मेथेन को जलाने पर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, साथ ही जलवाष्प बनती है और उसके साथ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। और जहां ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पर पूरी रासायनिक अभिक्रिया में जो साइन लगा रखा है, वहां पर मैंने क्या लिख रखा है, जी लिख दिया है सभी जगह। जी का अर्थ है ये सब गैसीय अवस्था में है। तो मेथेन का जब दहन किया जाता है, मेथेन को जब जलाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जलवाष्प बनती है और साथ ही साथ उसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उसी प्रकार से हम आ जाते हैं श्वसन की अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया भी एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कही जाती है। पिछली बार पाठ के इस प्रारंभ में कहा था कि सांस लेना और श्वसन अभिक्रिया दोनों में बहुत अंतर है। सांस लेने को हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, जबकि श्वसन की अभिक्रिया का आशय है कि श्वसन एक जटिल रासायनिक अभिक्रिया है, जो है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पर क्रियाकलाप विज्ञान में पूछा गया कि क्या श्वसन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। इसका उत्तर हम देंगे क्या वास्तव में श्वसन अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है कि श्वसन के दौरान जीवित कोशिकाओं द्वारा श्वसन के दौरान कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जब ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, और वो जो है उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और साथ ही साथ अधिक मात्रा में ऊर्जा विसर्जित होती है। इसलिए हम कहेंगे कि यह क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे पाचन क्रिया के दौरान बहुत छोटे छोटे सभी खाद्य पदार्थों में लगभग कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और वो कार्बोहाइड्रेट जब भोजन करते हैं उसके बाद श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन गैस ली जाती है, वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट से रासायनिक अभिक्रिया करके वो ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, और जिसके फलस्वरूप क्या है, छोटे छोटे नए उत्पाद बन जाते हैं, साथ ही साथ बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जो हमारी जीवित कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे श्वसन की अभिक्रिया C6H12O6, ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। श्वसन के दौरान हमने ऑक्सीजन गैस ग्रहण की, जिसके फलस्वरूप ये टूट गया, जिसमें ऑक्सीजन गैस ग्रहण की तो क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ क्या बनती है, जलवाष्प और उसके साथ ऊर्जा। ये श्वसन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है।
तो श्वसन अभिक्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट का पाचन जब होता है तो कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्सीजन गैस गिर जाती है तो ग्लूकोज के एक अणु का कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल एवं अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसलिए कहा जाता है कि श्वसन क्या है, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये समीकरण जो लिख रखा है यहाँ पर हमने क्या किया, इसको बैलेंस किया है। बैलेंस का मतलब संतुलित समीकरण लिखा हुआ, इसलिए यहाँ पर 6 लिख दिया, यहाँ पर भी 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 6 लिखा हुआ है। ठीक, कि ऑक्सीजन के जितने परमाणु हैं उतने ही ऑक्सीजन के साइड होने चाहिए, यहाँ पर होने चाहिए। कार्बन के जितने परमाणु की संख्या वो यहाँ पर होने चाहिए, हाइड्रोजन के जितने परमाणु की संख्या है वो उतनी वहां पर होनी चाहिए। इसलिए क्या है, समीकरण को संतुलित करके लिखा हुआ है। ठीक, और ये श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। हमने कहा कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इसमें ऊर्जा हो, तो उस ऊर्जा को होता क्या है, सभी जीवित शरीर को, जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं, प्रत्येक जीवित कोशिका को, हम सभी को भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और उस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो भोजन के फलस्वरूप ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उस ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं। इसलिए कहा गया यहाँ पर श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया पर। वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया अभी हमने उससे पहले पढ़ रखी थी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के से पहले जो ना कुछ रासायनिक ऐसी अभिक्रिया थी, वहां पर जो ना ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी, इसलिए बात कर रहे थे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं पर। अब हमें सेकंड नंबर जानना है संयोजन अभिक्रिया के बाद में वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो वियोजन अभिक्रिया यहाँ पर लिखा है अपघटन। अपघटन का अर्थ है कि जब कोई क्रियाकारक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दो या अधिक टुकड़ों में टूट जाता है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं वो अपघटित हो जाता है। अपघटित होने का अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं हम वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। अभिक्रिया में एक अभिकर्मक क्या है, टूट टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में उत्पाद बनाता है। उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे जैसे फेरस सल्फेट
ये रासायनिक अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया का, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कि फेरस सल्फेट को, फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट FeSO4 है, जिसको गर्म किया जाता है या ऊष्मा दी जाती है तो वो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। इसका मतलब यहाँ पर एक अभिकर्मक 3 भागों में टूट गया और इसके दौरान, फेरस सल्फेट के दौरान क्या है, इसमें जब इसको ऊष्मा दी जाएगी तो ये हरे रंग में ऊष्मा देगा, हरे रंग की लौ के साथ ऊष्मा देगा और साथ ही साथ क्या है, एक तीखी गंध आएगी और उस गंध के साथ में वो 3 भागों में टूट रहा है। यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर एक अभिकर्मक से 3 उत्पाद बनते हैं। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। यहाँ पर ये एरो का साइन लगा रखा है, इसके ऊपर लिख रखा है ऊष्मा। तो यहाँ पर इस एरो के साइन के, तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखे जाने वाली चीजों को हम यहाँ पर कहते हैं उत्प्रेरक। ये आप याद रखना कि तीर के निशान के ऊपर जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप यहाँ पर तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं, उनको हम कहते हैं उत्प्रेरक। ये उत्प्रेरक कार्य क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की गति को या तो फिर बढ़ा देते हैं या फिर रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर लिखे जाने वाली चीजों को हम क्या कहते हैं, लिखे जाने वाली वस्तुओं को, चीजों क्या कहेंगे, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं अथवा कम कर देते हैं। यहाँ पर फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा दी गई तो ये उत्पाद बने, इसको कहेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये है सॉलिड एस, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड है और ये गैस है। ये इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम यहाँ पर कहते हैं, ये क्या है, चूना पत्थर है। और चूना पत्थर को गर्म करने पर बन जाता है बुझा हुआ चूना। और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन से 2 नए उत्पाद बने, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं यहाँ बुझा हुआ चूना, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी यहाँ पर ऐसे लिखा है, ये ठोस अवस्था में, ये भी ठोस अवस्था में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलती है वो गैसीय अवस्था में है। ये है हमारे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के, वियोजन अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण। अब इसके बाद हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया पर।
विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को रासायनिक यौगिकों से अभिक्रिया के दौरान कम क्रियाशील तत्वों क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। मतलब एक ताकतवर व्यक्ति, हम उदाहरण सामान्य तौर पर कह सकते हैं, एक ताकतवर व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को अलग कर देता है, ये कहा जाएगा। यानी अधिक क्रियाशील तत्व क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या करते हैं, कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देते हैं। जैसे जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, जैसे जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह जिंक सल्फेट बनाता है और वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर मीन कॉपर को विस्थापित कर देना, यानी कॉपर को अलग कर देता है। ये विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है कि जब जिंक को कॉपर सल्फेट, जिंक की किसी धातु को, जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर जिंक अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील तत्व है। इसलिए जिंक क्या करता है, सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को अलग विस्थापित कर देता है। कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड दूसरा उदाहरण लेते हैं लेड का। लेड जो है कॉपर क्लोराइड के विलयन के साथ मिलकर क्या करता है, लेड क्लोराइड बनाता है और कॉपर को अलग विस्थापित कर देता है। इस प्रकार तो हमने यहाँ पर दो उदाहरण देखे, दो उदाहरण थे। जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया तो जिंक सल्फेट बना जिसमें से उसने कॉपर को विस्थापित कर दिया। उसी तरीके से लेड, लेड को कॉपर क्लोराइड के विलयन के साथ रखते हैं तो लेड क्लोराइड बनता है और वो कॉपर को अलग कर देता है। निष्कर्ष यही है कि लेड और जिंक यहाँ पर क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है कॉपर की अपेक्षा, यानी कॉपर कम क्रियाशील है और जिंक और लेड क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है। जो अधिक क्रियाशील तत्व क्या है, कम क्रियाशील तत्वों को अलग कर देते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया।
अब है उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है उपचयन अभिक्रिया। और जब रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तब रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के तौर पर हम इसे देखें, जैसे कॉपर को गर्म किया जाता है, कॉपर को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन में वृद्धि हुई। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या है? उपचयन। अब इसी पर हाइड्रोजन गैस कॉपर ऑक्साइड बन गया ये। अब कॉपर ऑक्साइड को ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर इस पर क्या है? जब कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सीयू की काली सतह होती है वो अब भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि ये इस प्रकार से होने वाली अभिक्रिया क्या है? ये विपरीत अभिक्रिया है, जिसमें यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास ऐसे हुआ कि उस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की गई तो कॉपर अलग विस्थापित होकर अलग हो गया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जलवाष्प बन गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। तो ऑक्सीजन के ह्रास होने वाली अभिक्रिया यह क्या कहलाती है? ये वाली अभिक्रिया, इस वाली अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम? इस वाली अभिक्रिया को हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है। और यहाँ पर होने वाली अभिक्रिया, यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, इस प्रकार की होने वाली अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया है।
दोनों अभिक्रिया अपचयन और उपचयन अभिक्रियाओं को जोड़कर मिलने वाली अभिक्रिया वो होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कही जाती है। दोनों अभिक्रियाओं को अगर एक साथ संपन्न कराते हैं तो दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। और आपकी क्लास आज यही समाप्त की जाती है, बाकी नेक्स्ट डे बात करेंगे। थैंक यू।